इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, और जो नाइट्रोजन लेंगे वो लेंगे हम वायुमंडल से, दोनों को लेके हैबर विधि से अमोनिया बनाएंगे, और फिर अमोनिया से क्या होगा, हम ऊर्जा बना लेंगे, जिसको हाँ ग्रीन। बिल्कुल अब सही इसका बताया आपने। अब इसका हाइपर एमिशन भी प्रोसेस उसे जीरो होता बोलते हैं है। हाँ। हम्म। जी। तो देखिए, इसी। हाइड्रोजन जो है, हम लोग चर्चा किए थे पहले भी। तीन चार तरह का होता है: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्क्वाइस हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन जो है, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस जब H2O का करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसके बाद हम लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दिए, ऑक्सीजन जो चला गया एटमॉस्फेयर में, उससे कोई नुकसान नहीं है, और हाइड्रोजन को हम लोग कंजर्व कर लेते हैं। ये जो तीन है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ग्रीन। ग्रे हाइड्रोजन जो ये मेथेन मेथेन से बनता है। मेथेन का गैसिफिकेशन किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन में भी मीथेन ही होता है रॉ मटेरियल्स, परंतु इसमें कार्बन कैप्चर की जाती है लगभग 95%। इसमें कार्बन कैप्चर नहीं होता है, इसलिए ग्रे होता है। ब्लू में 95, इसमें भी तकनीक जो इस्तेमाल की जाती है वो भी गैसिफिकेशन ही होता है। लेकिन टर्क्वाइस में मीथेन होता है, बट इसमें टेक्निक होती है पायरोलाइसिस। इसमें हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें गैस के माध्यम से हाई फ्लो में गैस दिया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें भी ब्लू हाइड्रोजन में वही काम किया जाता है, बट इसमें कार्बन कैप्चर की भी टेक्निक रहती है टर्क्वाइस में, पायरोलाइसिस मेथड से, और ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ठीक उसी तरह से ग्रीन अमोनिया, जैसे आपने बताया कि NH3 है, तो हाइड्रोजन जो होता है H2, जो कि हम लोग वाटर से लेते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उसके बाद हम लोग H2 और नाइट्रोजन जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग NH3 बना देते हैं, जिसे हम लोग हाइबर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि सरकार की प्रोजेक्ट है कि एक तरह से हम लोग को कार्बन न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाने में एक तरह से मददगार साबित हो सकता है, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी ये काम कर सकता है, इसलिए चर्चा में था। और मलेशिया का एक क्लीन एनर्जी आर्म है, उसका नाम है पेट्रोनास। पेट्रोनास। और AM ग्रीन इंडिया का है, दोनों मिल करके अनाउंस किया है कि हम लोग 5 मिलियन टन NH3 प्रत्येक ईयर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे अमोनिया। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हुआ ग्रीन अमोनिया में। बाकी जो 4 प्रकार का हाइड्रोजन है, ग्रीन, ब्लू, टर्क्वाइस और ग्रीन। ग्रीन तो सब कोई ग्रीन। जानते हैं, लेकिन ये प्रयास करना कि ध्यान रखना है कि मान लो स्टेटमेंट में आ गया ग्रे, ब्लू, तो ध्यान रखना है। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे क्या? वही कह रहा था सर कि यही ग्रीन अमोनिया का इम्पोर्टेंस, कि भारत सरकार जो लक्ष्य रखी है 47 तक ऊर्जा स्वायत्त होंगे और 70 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे, दोनों इस प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। अब बिहार कब रखी है टारगेट? तो बिहार बिहार गवर्नमेंट तो 40 है सर, 50, हाँ 40 या 50। 2040 है। 2040 है। 40 40। 40। 40। और इस बार जो दिया था प्रदूषण मुक्त, वो तो 24 में दिया है, तू गलत मार दिया। क्वेश्चन नहीं ही तो फिर डिलीट उसने कर दिया। डिलीट किया ना, क्वेश्चन डिलीटेड है। बिहार सरकार डिलीट, जो BPSC डिलीट कर दिया ना अच्छा, उसको। डिलीट हो गया, नहीं ध्यान दिया, गलत मार दिए। ठीक है, इस बार 3 वही क्वेश्चन क्योंकि डिलीट हो चालीस गए का हैं। मुझे ध्यान था। याद था, वही 2040 मुझे 40 का याद था, ध्यान बट था। मैं ऑप्शन देखा ही हाँ। नहीं, इसलिए मैंने मारा 2037 कुछ, 37 से 43 कुछ था उसके राउंड में, लेकिन वो तो सही सही करने कह वाला रहे हैं, था ना, वही मारा। तो डिलीट कर दिया। क्वेश्चन डिलीट हो गया। हाँ। 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, ध्यान रखें। तो तेरे प्रिगोजिन वाला है, वो सही है था, लेकिन गलत था। अब तो नंबर हाँ चलिए सर, हटाइए विषय वस्तु पे आते। और एक गया वाला। हाँ, गया वाला हटा दिया ना। हाँ हटा सीखिए दिया। कि वो तो डर से मारे ही नहीं सर, पता है आंकड़े वाले में तो पक्का गलते मारेंगे। लेकिन सवाल है कि उतना आंकड़ा किसी को याद रहता भी नहीं है। किसी वही तो स्वाभाविक है।
ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। हाँ ये सेक्शन 67 है, ठीक है। क्या? ये चर्चा में रहा है हाँ आईटी एक्ट का, हाँ हाँ, सुना है आपने? कोई सुना सुना है है? सर, सुना है सर। क्या सुना है बताइए, आईटी एक्ट, बताइए। आईटी एक्ट कोई का और दूसरा कोई 67। बताइए, कोई और बताएं। पढ़ के आएंगे तभी तो बताएंगे। बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। अच्छा सर बताइए बताइए, जो बताया तो बताइए। हाँ बोलिए। बोलिए, अंजलि बोल रहे हैं, नए लड़कों बोलिए को मौका दिया जाए। सर बोलिए। ये इनकम टैक्स एक्ट है हाँ और जिसमें जितना भी इनकम टैक्स जो लिया जाता है ना, जितना भी उससे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ इसी के अंदर लिया गया है। और एक नेशनल बॉडी भी बनाया गया ना इनकम टैक्स को लेकर, तो इसके लिए यही होगा सर मेरे हिसाब से। ये मैं बात कर रहा हूँ आईटी एक्ट 2000। आईटी, हाँ वही तो मुझे लग रहा था, मुझे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। टेक्नोलॉजी, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ सर, वो भी नया डाटा प्रोटेक्शन बिल आया ना। हेलो। सर हाँ बताइए आईटी बताइए। हाँ तो आईटी उसमें उसका प्रोविजंस बताए सर। हाँ कुछ मतलब इससे संबंधित क्या न्यूज 67 रहा था? क्या कहता क्या? है? 67 सेक्शन क्या कहता है, ये पूछ रहे जल्दी थे। जल्दी बोलें, लेट मत करें। सर नहीं पता, सॉरी अभी ओके रिकॉल ठीक नहीं है, कर पा रही बताएं हूँ, सॉरी। कार्तिकेन, टाइम नहीं है। आईटी हम्म, सर आईटी देखिए देखिए। 2000 जो है सर, हाँ ये बोलिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सर। जिसमें सर ना ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो होता है सर, इन सब पर मतलब नियंत्रित करने के लिए, जैसे अभी फिलहाल में एक हुआ है घटना जिसमें से शायद 84 लाख इंडियन का डाटा लीक हुआ है सर। तो इसी से रिलेटेड मतलब ये है सर एक्ट। अच्छा चलिए ठीक, बताइए कार्तिकेन। ये हाँ ठीक है, ओके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जी सर। कि जैसे कि हुआ क्या था, एक इंसिडेंट था। इंसिडेंट में ये हुआ कि किसी बंदे ने उस पोस्ट को, मतलब वो पोस्ट जो था थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो इलीगल था, या आप कह सकते हैं भड़काऊ पोस्ट था, उसको लाइक किया गया था। तो उस लाइक के बदले उसे पनिश किया गया था। तो जब वो उसने अपना पीआईएल दायर किया, तो उसमें दायर करने के बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि ओनली लाइकिंग अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एप्स लाइक फेसबुक या ट्विटर कांट बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 67। ये मतलब उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि पनिशेबल पुलिस ने ऑफेंस पकड़ नहीं लिया बनाया था, जा क्योंकि सकता है। हाँ हाँ, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। और उसी के संबंधित रिगार्डिंग हाँ 2-3 और एक्ट है, इसके सेक्शन जो है वो ध्यान रखेंगे आप लोग। सेक्शन 69A है, जिसमें सेंटर के पास पावर होता है। सेंटर हैज पावर टू ब्लॉक और एक्सेस बाय द पब्लिक। और कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार को लगती है कि वो पोस्ट भड़काऊ हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, या उस चीज को ट्रांसमिट किया गया है, जनरेट किया गया है, रिसीव किया गया है, कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे, या तो जनरेट, या तो ट्रांसमिट, या तो रिसीव। लाइक पे कुछ नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। जबकि वहाँ की पुलिस मतलब प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, तो उस आधार पे उसने अप्लाई किया था। और ये आईटी एक्ट जो है बनाया गया है, तो इसमें 69, 67 ये दोनों ध्यान रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज है UNCITRAL, ठीक है, यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नहीं किसी ने इलेक्ट्रॉनिक UNCTRAL। कॉमर्स, हाँ तो इसी के आधार पे हम लोगों ने जब ये लॉन्च किया गया, मतलब इन्होंने गाइडलाइंस रिकमेंडेशन जारी किया, उसी आधार पे हम लोगों ने आईटी एक्ट बनाया। तो मान लीजिए अगर इस चीज को आप चर्चा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, तो एक अलग इम्पैक्ट बनता है सर की में, इसलिए मैंने कीवर्ड्स को बता दिया। देखिए अगली, ठीक है रुपेश जी, हाँ ये इम्पोर्टेंट 3-4 न्यूज है। ठीक है, अगला न्यूज है मेरे तरफ से। हाँ ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये योजना तो पहले से ही है, बट ये चर्चा में फिर से आ गया है। चर्चा में इसलिए आया है कि मुंबई में जो एक फंक्शन किया गया था, और उसमें लाभार्थी को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चेक किया जा रहा था कि कितनी लाभार्थी हैं और लाभार्थी को क्या क्या मतलब कि मिला है। ठीक है,
तो इस योजना के सबसे पहले जो है कि क्या कहते हैं, क्या फीचर्स हैं वो जानना बहुत जरूरी है। क्या फीचर्स है, किसी को पता है योजना का, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में? हाँ, उसमें सर जो गर्भवती महिला होती है उसको कुछ 5,000 रुपए की राशि शायद ठीक प्रोत्साहन है, राशि हाँ दी जाती है। हाँ ठीक। अच्छा, और इसमें इसको जो ये योजना है वो कौन सा एनएफएसए एक्ट के तहत ये योजना है ठीक मतलब है ठीक है उसी के अंदर लागू की गई है। ठीक है, हाँ। अच्छा, और इसमें और सर ज्यादा क्या ठीक, नहीं है, और कोई? इतना 5,000 रुपए ओके का प्रोजेक्ट है जननी वो। और कोई? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये योजना जो है कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, जो दूध पिलाने वाली महिला होती हैं, उनके लिए भी है। और इन्होंने सही बताया कि 5,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन 5,000 रुपये जो इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दिए जाते हैं वो 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 1,000, 2,000, 2,000 करके। तो 1,000 कब मिलता है? वो जो है कि फर्स्ट मंथ में मिलता है, जब आप रजिस्टर कराते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट। जब आप प्रेगनेंसी रजिस्टर कराते हैं तो उसमें 1,000 आपको दिया जाता है। उसके बाद जो है कि 6 महीने के बाद 2,000 रुपये मिलते हैं, जब आप कुछ टेस्ट होता है जिसको एएनसी टेस्ट बोलते हैं प्रेगनेंसी में, वो जब आप टेस्ट करवा लेते हैं तो उसको उसके बाद जो है कि 6,000 रुपये मिल जाता है। और 2,000 रुपये जो मिलते हैं वो बच्चे के बर्थ के बाद मिलते हैं। बच्चे के बर्थ के बाद ही नहीं, बल्कि जब बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, प्राइमरी टीकाकरण हो जाता है जी। हाँ, ये कुछ ये टीका का नाम है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना प्राइमरी टीकाकरण बोल के मैं भी निकल सकता था। ठीक है, जी। बीसीजी आप लोग ध्यान रखेंगे, बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और इट्स इक्विवेलेंट जो टीका है, ये लग जाने के बाद जो है कि 2,000 रुपये मिलते हैं। तो 5,000 मिलते हैं कैसे कैसे? फर्स्ट बार 1,000 रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब आप प्रेग्नेंट हो गए उसमें रजिस्टर कराया आपने। 2,000 6 महीने के बाद जब आप एएनसी टेस्ट करवा लेते हैं उस टाइम पे। और फिर 2,000 आफ्टर द बर्थ, जब टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है बच्चे का, तो बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी का टीका लगाने के बाद ये मिलता है। ठीक है, यह योजना जो है कि सिर्फ एक ही बच्चे पर लागू होता है, यानी कि फर्स्ट बच्चे पर ही ये दिया जाएगा। सेकंड बच्चे के केस में भी ये योजना देती है, लेकिन उसमें एक बात है, लेकुना ये है कि दूसरा बच्चा अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तभी सरकार पैसे देती है। ठीक है, अगर दूसरा बच्चा बॉय चाइल्ड है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक बात ये भी है कि अगर किसी का बच्चा मिसकैरेज हो गया तो क्या होगा? अगर किसी का फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा मिसकैरेज हो गया है तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको इस योजना का बेनिफिट पुनः दिया जाएगा। शायद उन्होंने 2,000 4,000 रुपये उठाया भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी या यूपीएससी कई बार ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देती है। आज ही जो क्वेश्चन फ्रेम किया, बिल्कुल करती है, कि बिल्कुल करती अरे है एकदम आज बिल्कुल। आज ही क्वेश्चन मैं बना रहा था इसका, तो उसके क्वेश्चन में सारा बात सही लिखा हुआ था, मैंने जो पढ़ाया सारा चीज सही लिखा हुआ था। उसमें जो ऑप्शन सी था उसमें दिया गया था कि फर्स्ट 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। ये अरे आप ये जान लीजिए, इस तरह से डीपली आपको योजना पढ़ना पड़ेगा अब। हम्म वो गया कि आपको कैसे-कैसे मिल रहा है, हर चीज़ जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है, रुपेश जी कंटिन्यू। तो दोबारा मिल जाएगा। और ये दूसरा बच्चा गर्ल चाइल्ड हो इसलिए क्यों क्यों दिया जा रहा है, इस पे जानते हैं? इसमें ये है कि बिहेवियरल चेंज हो टुवर्ड्स द गर्ल्स चाइल्ड। ये टर्मिनोलॉजी है कि लोगों का व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, तो बिहेवियरल चेंज फॉर द सेकंड गर्ल चाइल्ड, इसके लिए। ठीक है, और ये तो इतना हो गया, ये हो गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, अब चर्चा में है इसके साथ ही एक जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है? ये एडिशनल स्कीम है। जब आप किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में देते हैं, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के थ्रू होता है तो वहां पे 1,000 रुपये मिलता है। 1,000 रुपये महिलाओं को मिलती है, 600 रुपये आशा को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से इसका टर्मिनोलॉजी है। 1,000 रुपये वो जो जच्चा होती है उसको मिलता है, और 600 रुपये आशा बहन को मिलती है। और ये एक्ट के बारे में जो जिक्र कर रहे थे, ये सही बता रहे थे कि एनएसएफए एक्ट है, एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये इस तरीके की योजना जो कि लागू की गई है। और इसमें कुछ अलग से बात बता देते हैं, जब एनएफएसए की चर्चा हो ही गई है, उस चर्चा में हम कुछ नया चीज बताना चाहते हैं आपको, कि आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है वह इस बात का ध्यान रखता है। आशा बहन होती है, जो आशा लिख रहे हैं ना, वो आशा बहन होती है, वो एक तरीके से स्वास्थ्य सहायिका होती है, समझे ना? ये हर गांव में होता है। आशा का फुल फॉर्म भी है कुछ, मैं भूल रहा हूँ, एक्रेडिटेड हो हेल्थ सोशल एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट। हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, और आंगनवाड़ी के तहत जो है कि 600 कैलोरी जो है कि मिले उसको, उस पर गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन मिले। टेक होम राशन क्या होता है? वैसा राशन उसको दिया जाता है।
बोलिए। हाँ, वो सूखा सूखा हाँ राशन हाँ दिया हाँ जाता है जो घर ले जा सकते हैं, घर पे बना के हाँ खाएं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया कि उन्होंने बताया कि सूखा राशन दिया जाता है। उसमें कई बार जो है कि अमूल के दूध दे दिए जाते हैं, सूखा दूध, पाउडर वाला दूध होता है वो दे दिया जाता है, दाल दे दिया जाता है जिसमें कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, इस चना तरीके से दिया चना जाता दिया है जाता जी। है। ठीक है, तो ये सब जो है कि आप ऐसे भी देखते भी होंगे कि आपके समाज में ये सारी चीजें बढ़ती रहती हैं। हाँ, अब ये प्रॉब्लम क्या है और समस्या क्या है, ये तो एक्ट के बारे में चर्चा की, इसमें करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर ये है कि लाभार्थियों का फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉग्नाइजेशन किया गया था, और इसमें जो डाटा यूज किया गया था UIADI का डाटा यूज किया गया था, यानी कि आधार डाटा यूज किया गया था। ठीक है, और आधार से ही जुड़ा हुआ एक और आज न्यूज आया है आधार के फ्रॉड का। भयंकर लेवल का फ्रॉड चल रहा है, इसको सुनिए समझिए और अपने जीवन में भी इसको यूज कीजिएगा। एपीएस होता है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जानते ही हैं आप लोग कि आधार आज के समय में सिस्टम सीधा है कि जाइए फिंगरप्रिंट लगाइए और पैसा निकाल लीजिए अपने अकाउंट से, इसी को तो बोलते हैं हम्म, एपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उसको बोलते हैं। तो एपीएस के माध्यम से जो पैसा निकाला जाता है तो फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग हो रही है। सिलिकन से, जो वो सिलिकन रहता है ना, जो कि ये क्या कहते हैं, अरे वो चमड़ा की तरह ही हो जाता है, बहुत पतला रहता है, सिलिकन सिलिकन से जो है कि वो बनाया जाता है, आपका फिंगरप्रिंट क्लोन किया जाता है। स्किन का हाँ फॉर्म लेता होगा। हाँ, स्किन का फॉर्म लेता है। स्किन। और डाटा कहाँ से लाता है आपका और आधार का, ये गजब का चोरी है। डाटा जैसे कि आपने रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्री कराया कहीं जा करके, तो आपने आधार का डाटा दिया, आधार नंबर ही नहीं दिया बल्कि आपने अपना फिंगरप्रिंट भी दिया। वो डाटा वहां से चोरी करके ये लोग, सरकारी कर्मचारी चोरों को बेच देते हैं, साइबर ठगों को बेचते हैं। और वो साइबर ठग क्या करता है कि क्लोनिंग करता है, क्लोन कर लिया, आपका फिंगरप्रिंट बना लिया वो, और उसके बाद आपका आधार नंबर डाला, फिंगरप्रिंट डाल के आपका पैसा निकाल लिया। चोर इतने शातिर थे, वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे निकालते थे, क्योंकि ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को वो लोग क्रॉस भी नहीं करते थे कई बार। इस तरीके से वहां पे चोरी हो रही थी आंध्र प्रदेश में। और एक जो महाराष्ट्र की चोरी हुई है वो चोर बिहार के ही है, और बिहार से ही चोरी हुई है, तो धन्य है बिहार को। याद रखिएगा, हम लोग बहुत आगे हैं अब, इसी चीज में तो है ही आगे। ठीक है, तो ये है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की चोरी, क्लोनिंग हो रही है। हाँ, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना की योजना के बारे में इतना ही। ठीक है, और एक है अच्छा, ये ये जननी जननी सुरक्षा योजना हाँ, कौन सा है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल स्कीम है? शायद ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि इसमें राज्य भी पैसा देता है। यार, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो कई बार मैंने लगा हुआ देखा है, ध्यान तो नहीं है पूरा एग्जैक्ट। तो वो स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। हाँ, वो तो होगा अच्छा, ही। चलिए देख लें। वो स्पॉन्सर्ड है। तो स्पॉन्सर्ड होगा, तो पैसा राज्य सरकार केंद्र स्पॉन्सर्ड सरकार है। दोनों का लगेगा। और हम्म। वो तो कार्तिकेयन क्या है। और सर वो मातृवंदन, स्पॉन्सर्ड ही वो है। भी लगता है, बस सेंट्रल दोनों स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड है। स्कीम है। हाँ। हाँ अच्छा। और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है बता दें कि स्कीमें दो प्रकार की होती हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में केंद्र सरकार पूरी तरीके से 100% पैसा देती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो है कि वो रेशियो में बटा हुआ रहता है, 60-40 70-30 ऐसे करके बटा हुआ रहता है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जो हिली स्टेट है या स्पेशल स्टेट है, उसको 90-10 के रेशियो में भी पैसा दिया जाता है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% राज्य सरकार लगाती है। तो ये दो तरीके का स्कीम है। अगला न्यूज है ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ रिवर डॉल्फिन। ये 2030 तक जो है कि डॉल्फिन का प्रोटेक्शन करने का चर्चा किया गया है। क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे। बताइए डॉल्फिन के बारे में गैंगेटिक कुछ। डॉल्फिन हाँ के हाँ, बताइए। हाँ हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल नेशनल एनिमल, नेशनल वाटर एनिमल है। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। हाँ, ठीक है। एक्वेटिक है वो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सर। हाँ हाँ, जलीय जीव ठीक है, है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़िए। और और इसके संरक्षण या संवर्धन के लिए ये स्कीम लाया जा रहा है। हाँ, और बेसिकली इसका इसका जो संरक्षण और संवर्धन केंद्र है वो बिहार में, पटना में इस डॉल्फिन ठीक है, अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है, और एक इसकी अभ्यास सेंचुरी भी बनाई गई है, वो भागलपुर के सुल्तानगंज के गंज में। आसपास बनाया गया है। ठीक है, और कोई। और 5 अक्टूबर को ठीक है, डॉल्फिन डे और मनाया जाता है। और कोई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 किस्म का सर डॉल्फिन पाया जाता है, जो कि बिल्कुल। अभी फिलहाल जो है इसके संरक्षण के लिए 15 देश का इसमें संगठन बना है, 14 देश, जिसमें हाँ, भारत भी शामिल हुआ है। 14 देश है, हाँ, ठीक है, और कोई। सॉरी, 14 देश है। ठीक है, और कोई। और अच्छा, एक बात सुनिए, और बच्चे जो बैठ के मुरारी बापू का कथा सुन रहे हैं,
यूट्यूब के क्लास में और यहाँ में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है। आइए इंटरेक्शन कीजिए, बात करने का आपको मौका मिलता है, तो कम से कम कुछ तो फर्क आया बोलिए, कीजिए। बोलने से कॉन्फिडेंस आता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। और रामदेव बाबा कहते हैं ना कि करने से होता है, तो हम लोग कहते हैं कि बोलने से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सही कहते हैं। बोलते ही नहीं है। अब पेपर पढ़ के आइएगा तब तो कुछ बोलिएगा। पेपर तक नहीं पढ़ते हैं तो सरकारी तैयारी क्या करते हैं सरकारी नौकरी का। ठीक है, अच्छा जवाब दिया, आप दोनों ने जवाब दिया। और कोई है तो बोल दें, उनका भी अच्छा जवाब में नाम बोलेंगे, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, ताली भी बजाएंगे आपके लिए भी हम। बोलिए तो कोई। सर हाँ जी हाँ सर हाँ, बोलिए। ये सर प्रोजेक्ट जो है मोदी जी ने सर 2019 में स्टार्ट किया था सर। हाँ ठीक है। इसके तहत सर गंगा नदी में डॉल्फिन की जो संख्या है सर हाँ, उसमें उसको सर और वो करना है सर, बढ़ाना है। इंक्रीज करना है। चलिए ठीक है, चलिए अच्छा प्रयास है। बहुत बड़े, बहुत सुंदर। हाँ थैंक यू बिल्कुल, चलिए इसके लिए भी ताली बजा देते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे क्या। थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए, सीरियस माहौल नहीं होना चाहिए क्लास का यार, फिर लगता है कि कुछ प्रवचन चल रहा है। देखिए है ऐसा क्या कि 14 देश हैं जो उसमें, ये गंगा प्रोटेक्शन ऑफ रिवर डॉल्फिन टिल 2030 तक जो है कि गंगा रिवर डॉल्फिन, सॉरी ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ रिवर डॉल्फिन, सिर्फ गंगा की बात नहीं है, नाम है ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2030। ये लाया गया है। ये इसलिए लाया गया है ना, सबसे बड़ा बात क्या है इस एक्ट को लाने के पीछे पता है आपको, कि डॉल्फिन को पता ही नहीं चलता है भारत में बातें बातें कब बांग्लादेश घुस जाए। अब भारत में एक्ट बना हुआ है डॉल्फिन के लिए, बांग्लादेश में नहीं बना हुआ रहे तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा ना, समझ रहे हैं, इसीलिए है। वैसे भी डॉल्फिन अंधी होती है सर। हाँ वो भी चर्चा करेंगे। देखिए 14 देश हैं जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम इस प्रकार से हैं, बांग्लादेश है, बोलीविया है, नेपाल, इक्वाडोर है, पेरू है, वेनेजुएला है, और भी देशों के नाम है, लिस्ट दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अभी 11 ही साइन किए हैं रुपेश हाँ जी। हाँ 11 ही साइन किए हैं, अभी रेक्टिफिकेशन 11 ही किए हैं, इस चीज को भी बताएंगे। डॉल्फिन चूंकि एक जो ऐसा एनिमल है जो पता है इन्होंने कि वो अंधी होती है, सच में वो ब्लाइंड होती हैं, और वो जो है कि उसको सुनने तो अपना शिकार करने का तरीका और अपने जीवन यापन करने का तरीका होता है, ये है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ती हैं, उसके बाद उसके जो रिएक्शंस होते हैं उसके से वो पता लगाता है कि कहाँ पे क्या है, शिकार है, नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल कॉलेशन बनने जा रहा है 14 देशों का, जिसमें कि 11 देशों ने जो एक रेक्टिफाई कर दिया है इसको, और जो है कि ये नदी डॉल्फिन का स्टेटस है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि गंगा नदी डॉल्फिन जो है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि गंगा रिवर डॉल्फिन, जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, वो गंगा रिवर डॉल्फिन है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्यों बना है, इस चीज को समझिए कि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसलिए बना है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है। गंगा नदी डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है। डॉल्फिन कई है, गंगा नदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है, और भी कई सारे डॉल्फिन होती हैं। ठीक है, लेकिन जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो यह है जो है कि एक इंडिकेटर हो जाता है, किस चीज का इंडिकेटर हो जाता है, हेल्दी रिवर, इंटायर रिवर इकोसिस्टम का। भाई नदी का पानी तो होता है ना फ्रेश, तो उसका वो जो है कि बन जाता है हेल्दी रिवर, हेल्दी इंटायर रिवर इकोसिस्टम का जो है कि यह एक इंडिकेटर बन जाता है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये आईसीएन में जो है इसका स्टेटस इंडेंजर्ड का है। और उसके बाद सीएमएस एक बॉडी है, आप लोग पढ़े होइएगा, क्या है सीएमएस बताइए। लुप्तप्राय प्राणियों का डाटा होता है सर उसमें। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई बताइए सीएमएस का फुल फॉर्म बताइए, कोई दूसरा व्यक्ति। ये तो हिंदी में बोले, कोई इंग्लिश में बता दीजिए। नहीं इंडेंजर्ड नहीं है, या सॉरी, या आईसीएन में इंडेंजर्ड है, ये लुप्तप्राय नहीं है। देखिए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है। ठीक है, सीएमएस का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है। जो है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन का चर्चा जैसे कि अभी प्रमोद ने किया भी, कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन है जो कि सुल्तानगंज से लेकर के यहाँ कहलगांव के आसपास तक का है। वो भागलपुर का एक लंबा 80 किलोमीटर का गंगा का स्ट्रेच है, जिसमें कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी खोला गया है। और 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन डे मनाते हैं। बड़े कार्तिकन अगले न्यूज की तरफ, फिर कुछ मुद्दा वाला न्यूज लाएंगे। इसमें 2 चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कर दीजिए। WPA हाँ मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हाँ 1972 के तहत ये हाँ, शेड्यूल 1 में है, ये भी आता है। ठीक है। IUCN इंडेंजर्ड, CMS अपेंडिक्स 2 हाँ, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे 1972 के तहत शेड्यूल 2 ये का शेड्यूल एनिमल 1 है। में है।
शेड्यूल 1 में है। नहीं, वन वन के अंदर सॉरी, हाँ। और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। ये लोग जानते हैं ना साइट्स क्या होता चार है, शेड्यूल 1 क्या होता है, ये ये सब जानते 4 हैं ना। तरह के, साइट्स देखिए का कोई भी बता जब दीजिएगा। जीव, हाँ, साइट्स का फुल फॉर्म बता जब दीजिए। कोई भी जीव होता है, कोई भी, हाँ बता देते हैं, कोई भी जो जीव होता है ना, तो उसका चारों हम लोग ध्यान रखते हैं, IUCN, CMS, WPA और साइट्स। अब इसका जान लीजिए पहले, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर, ये हो गया इंडेंजर्ड। CMS के जानते हैं, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अपेंडिक्स 2। WPA हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और ये कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये सबसे पहले तो इनिशिएटिव साइट्स ने ही लिया था। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1948 या 1952 में सबसे पहले, मतलब जीवों को संरक्षण को लेकर के सबसे पहले प्रयास साइट्स का ही था। एग्जैक्ट में ये याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है जहाँ तक। तो ये चारों कभी भी किसी प्रश्न में जब भी बात होती है जीव का या पौधे का, तो ध्यान रखना है कि ये चारों का नाम आता है, चारों संस्था का। हाँ, और कोई ठीक है न्यूज़ है रुपेश जी, कैप्टन? एक है इम्पोर्टेंट न्यूज, प्रिजनर्स डायलेमा। डायलेमा, अच्छा ठीक है, बता दीजिए। प्रिजनर्स डायलेमा, ये एक गेम थ्योरी होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले प्रिजनर्स डायलेमा बताइए, उसके बाद गेम थ्योरी पे आएंगे। प्रिजनर्स डायलेमा में देखिए ये है कि अब वो एक इमेज था, इमेज रहता तो बहुत अच्छा से मैं इमेज समझा हम लगा पाता। सकते हैं, आप अपना स्क्रीन हटाएं, हम अपना इमेज लगा देते हैं। है मेरे पास इमेज, हाँ लगा दीजिए, जस्ट मेरा हो रहा है शेयर। एक सेकेंड। साइट्स का फुल फॉर्म क्या बोले सर? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। यही रहा इमेज, ये दिख रहा है? हाँ हाँ, यही वाला, हाँ यही है, सही है। ये दिख रहा है आप लोग को? इमेज नहीं दिखेगा, समझने में दिक्कत दिख हो रहा है। जाएगा। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है देखिए सर। ये प्रिजनर्स डिलेमा है। देखिए सपोज करिए, जब मान लिए एक है प्रिजनर्स ए, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर बी, ठीक है। अब इसमें ये हो रहा है कि जब कैदी नंबर ए कन्फेस कर रहा है, कैदी नंबर जब ए कन्फेस किया है तो उसको सजा, और कैदी नंबर बी, दोनों जब एक साथ, सपोज करिए कि उसको लाया गया, दोनों को अलग अलग रखा गया है, दोनों से इंक्वायरी चल रही है। तो जब इंक्वायरी की जा रही है तो कैदी नंबर ए कन्फेस कर लिया तो उसका 5 साल का सजा हो रहा है। कैदी नंबर बी भी कन्फेस कर ले रहा है तो 5 साल का सजा हो रहा है। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि सपोज करिए कि कैदी नंबर ए कन्फेस कर लिया और कैदी नंबर बी, प्रिजनर्स, वो चुपचाप रहा, उन्होंने कन्फेस नहीं किया। तो जब इसने कन्फेस कर लिया तो चलो भाई आप सही थे, ट्रूथ थे, इसलिए आपको क्या बोलते हैं ये गवर्नमेंट सरकारी जो गवाह होता है वो बना करके एक तरह से आपको 0 ईयर्स, जो साइलेंट रह गए मतलब प्रिजनर्स भी, उसको हो गया 20 ईयर्स। ठीक, अगला केस जब आते हैं तो प्रिजनर से जब साइलेंट रह जा रहा है, तभी जब चुप होगा तो इसकी सजा 20 साल की हो जाएगी, और प्रिजनर्स बी का 0, क्योंकि ये जब ये चुप हो गया है तो एक तरह से क्या कर रहा है कि अपना कन्विक्शन को कमिट कर रहा है कि हाँ हमने गलती किया है। फिर एक केस और क्या है कि जब दोनों साइलेंट हो गया, प्रिजनर्स ए भी प्रिजनर्स बी भी, दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें मात्र 1 ईयर का होता है। ये कंडीशन है, मतलब प्रिजनर्स डायलेमा है एक। तो उसमें जब 2 कैदी एक ही गुनाह, एक तरह से क्राइम का जब कन्विक्टेड होते हैं, आरोपी होते हैं, तो उस पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसकी चर्चा की गई है। तो इसका मूल मकसद ये है, इसमें चर्चा की, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चर्चा किया था कि अल्टीमेटली जब दोनों कैदी, प्रिजनर्स ए प्रिजनर्स बी, अपना अपना जब स्वार्थ देख रहे हैं, देख लीजिए पहला केस है, जब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, दोनों कन्फेस कर ले रहे हैं कि उनको पता था कि अगर हम कन्फेस कर लेंगे तो हम बच जाएंगे सजा से, जहाँ पे 0 दिख रहा। लेकिन जब दोनों वही सोच रहे हैं कि हम दोनों हम भी कन्फेस कर लेते हैं, वो भी कन्फेस कर लेगा, मतलब उसका तो पता नहीं है, लेकिन वो अपना देख रहा है तो सोच रहा है कि हम बच जाएंगे। लेकिन जो ऑफिसर है, IO इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर,
वो देख रहा है कि दोनों एक्सेप्ट कर लिया, दोनों कन्फेस कर ले रहा है, तो दोनों को 5 या 5 मिलेगा। लेकिन अगर जब दोनों साइलेंट हो जाता तो 5 ईयर का जो आपका मिल रहा है इम्प्रिजनमेंट, वो मात्र 1 साल का हो जाता। तो ये शो कर रहा है, हाँ, ये शो कर रहा है कि अगर आप कोऑपरेशन दिखाते हैं आपस में, तो जो चीजें आपको मिल रही थी कहीं न कहीं वो चीज को और मिटिगेट कम उसको कम किया जा सकता था। कोऑपरेशन अगर दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं, तो उस रिस्क को कम किया जा सकता था। लेकिन यहाँ लोग अपने सेल्फिश होने के चक्कर में ये चीज को इंटरनेशनल रिलेशन में भी एक तरह से चर्चा किए थे आज डिफेंस मिनिस्टर। हाँ रुपेश जी, बताइए। हाँ, ये समझ लिए आप लोग कैसे-कैसे है, इसको समझाने की आवश्यकता समझ नहीं में है। आया? हाँ, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए एक बार। बताएँगे हम, फिर बताएँगे, अगर नहीं समझ में आया बिल्कुल, तो। किन्हीं को भी अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, बताएँगे कि ये प्रिंस बोलिए डायलेमा बोलिए। होता क्या है? एक बार आप फिर से बता दीजिए। देखिए, अगर हाथ उठाइए। अगर है कोई तो बताएँ, नहीं तो टाइम क्यों खराब करेंगे? न समझ में आ गया। आपको तो समझ में आ ही गया है, बिल्कुल सही है। और कोई है? ये क्या लिख रहे हैं अभिषेक कुमार कि ये इंडिया में? सर ये इंडियन में ही होता है। नहीं भाई, ऐसा क्या है? विदेश के ये एक लोगों में जलन थ्योरी है। है, ये एक ये थ्योरी है भाई, न इंडिया न वो, ये थ्योरी है, संकल्पना है, कहीं भी लागू हो सकता ये एक अवधारणा है बस। है। एक बार और चर्चा कर लीजिए रुपेश ठीक जी। है, देखिए पहले चर्चा कर लेते हैं। सॉरी। देखिए ऐसा है कि दो दो कैदी हैं, दोनों ने जुर्म किया, दोनों दोस्त, गंभीर जिगरी दोस्त, ठीक है, ए और बी। दोनों को अलग अलग जेल में बैठाया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। बोला कि भाई राम, तू बता, अगर तूने गलती किया है तो तू मान ले, ठीक है, तुमको तो कुछ सजा नहीं होगा, सारा दोष उस पर थोप दे, तो उन्होंने गलती किया है, हम तो कुछ नहीं किया, पक्का निर्दोष आदमी। और दूसरे जेल में सेम जगह सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बी से भी, कि तुमने बोल दो कि हमने अपराध नहीं किया है, हाँ, लेकिन अपराध में हुआ क्या क्या है ये तुम कबूल कर दो, तुमको तो बरी कर देंगे और तुम्हारे दोस्त को पकड़ के लेके चले जाएंगे, उसको 20 साल की सजा हो जाएगी। तो ये बंदा सोचता है कि अच्छा है, हम बता देते हैं कि हम अपराध में ये हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं किए, पक्का निर्दोष आदमी एकदम, बाबा रामदेव की कसम, ठीक है। तो वो तो बच जाएगा, जो अपराध के बारे में बता देगा, लेकिन जो अपने आप को निर्दोष साबित कर लेगा, ठीक है, तो वो 0 साल हो जाएगा उसका, सामने वाले दोस्त को 20 साल की सजा हो जाएगी। ये दोनों में से कोई एक कर लेगा तो एक निकल जाएगा, दूसरे को 20 साल की सजा, ठीक है। दोनों अगर मान ले कि हाँ हमने अपराध किया है, मेरी भी सहभागिता है, हम पक्के दोस्त हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, अपराध हुआ है लेकिन मेरी भी सहभागिता है, तो 5-5 साल की सजा दोनों को। अगर दोनों चुप रहे, मार लीजिए, पीट लीजिए, कुछ कर लीजिए, हम तो बताने से रहे, कुछ किए ही नहीं है, एकदम कसम खाते हैं, विद्या कसम, तो 1-1 साल की सजा होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर दोनों चुप रह जाता तो 1-1 साल की सजा होती मात्र। स्वार्थी बना एक तो दूसरे को 20 साल की सजा, स्वार्थी बना एक तो दूसरे को 20 साल की सजा, अगर दोनों ने मान लिया तो 5-5 साल की सजा। तो सबसे बड़ा बेस्ट कंडीशन कौन दिख रहा है? चुप रहे। चुप रहने में हाँ, फायदा है। लेकिन जो बंदा होशियारी दिखाएगा कि हम तो चुप रहेंगे नहीं, हम तो उसको हम अपराध के बारे में बता देंगे और हम तो निर्दोष होकर निकल जाएंगे, 0 साल का सजा काटेंगे, उसके चक्कर में सामने वाले को 20 साल का सजा हो जाता है, ठीक है। तो इस 0 साल के लाभ के चक्कर में वो बंदा स्वार्थी हो जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी यही हो रहा है कि देश अपने हित में स्वार्थी होते जा रहा है। अगर स्वार्थी नहीं हो, जो सच है वो सच को सच बोले, झूठ को झूठ बोले, तो जो है ना हानि कम होगा। समझ रहे हैं ना कि किसी 20 साल का सजा हो रहा है, 20 साल का सजा हो रहा है, अगर दोनों मान लेता है तो 10 साल का ही सजा हो रहा है, 5-5 साल का सजा हो रहा है, और दोनों चुप रहता है तो मात्र 2 साल का सजा होता है। तो स्वार्थी नहीं बनना है, हमको क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक बताना है, अपने राष्ट्र के हित को ही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के तरीके से सोचना है, ठीक है। यही है प्रिजनर्स डायलेमा। अब इसी में आता है जो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी के साथ, किसी अथी में, क्या कहते हैं, बिजनेस में, तो वहां पे गेम थ्योरी आता है। गेम थ्योरी ये कहता है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जितना ज्यादा ईमानदार रहेंगे, दोनों का बिजनेस उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने चर्चा किया था, इसलिए ये न्यूज में था, इसलिए हमने बता दिया। आपको दिक्कत? नहीं, और कोई न्यूज है? इसका उदाहरण भी दिया था एक। हाँ बताइए। जो प्रिजनर्स डायलेमा का जो उदाहरण है, वो भारत पाकिस्तान का उदाहरण दिया गया था कि देखिए, अगर ट्रस्ट नहीं, मिसट्रस्ट है दोनों को, इंडिया 4 फोर्स वहां लगाएगा तो पाकिस्तान को लगता है बाप रे तो हम पे आक्रमण करने वाला, वो 8 फोर्स लगा देता है, वो 8 फोर्स लाता है तो इंडिया को लगता है वो कुछ गड़बड़ करेगा, 16 फोर्स लगा देता है।
मतलब मिसट्रस्ट का देखिए गेम कितना है। अगर दोनों में ट्रस्ट होता तो सारा फौज वहां से अपने अपने यहाँ जाती और वो सारा पैसा कहाँ खर्च होता सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अरे लेकिन अब देखिए इसी मिसट्रस्ट के कारण बिल्कुल सही बोले पीके जी, आप बिल्कुल क्या सही बता रहे हैं। और अपन तो है टीचर, तो हम देंगे एग्जाम्पल सॉलिड वाला कि पति पत्नी में भी तो ट्रस्ट नहीं होता है। तो उसका वो फोन ट्रैक करवा रहा है, उसका वो फोन हैक करवा रहा है। देखिए अभिषेक जी का हंसी छूट है गया, है ना? ठीक है। नहीं कह ही रहे सर, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है सर, सही का। अरे भाई आज करवा चौथ है इसलिए एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी सेम मामला लागू होता है। अरे यार ये तो रिकॉर्ड हो रहा था, कर सकते, रिकॉर्ड हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए, और कोई न्यूज है कार्तिकेयन? नहीं रखा जाए, नहीं बहुत नहीं, है। ये अभी अरे गर्मा गर्म मुद्दा है चुनावी बॉन्ड का, कैसे रखा जाए? एक और है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वाला चर्चा कर दीजिए, कौन सा? CIC हाँ, SIC वाला। अब बच्चे थक गए हैं, अब गर्मा गर्म मुद्दा पे चर्चा करते हैं, उसके बाद जाएंगे खाना खाने। ठीक है, तो देखिए मुद्दा ये है कि जो 2017 में चुनावी बॉन्ड आया था, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं ना जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज से हियरिंग स्टार्ट हो गया है, उस पर केस चल रहा है ना, आप लोग जानते हैं। ADR CPIM जया ठाकुर कांग्रेस की है, ये लोगों ने मिलकर केस किया है कि इसमें जो है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये पूरी तरीके से जो है कि इनट्रांसपेरेंट चीज है, और ये भारत में भ्रष्टाचार बढ़ने का और इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा जड़ यही है, चुनावी बॉन्ड। तो आप लोग इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं, कुछ आप पढ़े हैं तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे, उसके बाद फिर क्लास ऑफ करेंगे, मजा आएगा अभी बात करने में इस पे। चुनावी बॉन्ड में होता क्या है सर कि ये बॉन्ड एक्चुअली बैंक के द्वारा ना राजनीतिक दलों को ना चंदा दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों या जो भी दानवीर हैं राजनीतिक लोगों को चंदा देते हैं ना इसी बॉन्ड के जरिए। बॉन्ड जाके चुपचाप उसमें नाम जाहिर नहीं होता है कौन क्या खरीद रहा है, कौन किसको दे रहा है, सॉरी कौन किसको दे रहा है ये पता नहीं चलता। वो जो दानवीर हैं वो अपना बैंक से बॉन्ड खरीदते हैं और पार्टी को उसमें जाके कोष में जमा कर देते हैं। और इसमें इसी तरह वो अपना चंदा मिलते रहता है उनको, और ये भी इनका नाम नहीं होता है जिससे टारगेट होने से बच जाते हैं। बिल्कुल। और कोई? ये भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है इस बॉन्ड के लिए। SBI को किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, हाँ और कोई? इस बताइए कुछ है जानते हैं तो बताइए। इसमें सर कैश लेके आप जाएंगे और जिस पार्टी को देना होगा उसका बॉन्ड आप कैश जमा करेंगे, उसके इससे आपको जो है उसके पार्टी में चला जाएगा। एक बॉन्ड दे दिया जाएगा और वो आप पार्टी में दे देंगे, बिल्कुल सही जमा कर। ठीक है, और कोई? कितने का डिनोमिनेशन होता है ये अरे बताइए। वो तो छोड़िए, पहले और कोई मतलब कि लोग इसको जानते भी हैं, सुने भी हैं कि नहीं, पहले इस पे चर्चा कर लिया जाए ना। सुने हैं कि नहीं? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए, बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है। मुरारी नानका जी हैं, नैना है, अरे ये लोग हम लोग सर इसके बारे में ज्यादा नहीं सर जानते हैं, तो प्लीज आप ही सर नहीं, हम तो बताएंगे अभिषेक, कोई टेंशन नहीं है। बाद वहाँ के जो लोग मुरारी बाबू का कथा सुन रहे हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ बोले कि सर हाँ चुनावी बॉन्ड सुने हैं, मोदी जी का नाम सुने हैं, राहुल गांधी का नाम सुने हैं, ये सब तो बोले, कुछ तो बोले। इकोनॉमी में सर हम थोड़ा सा मतलब पढ़े थे इसके बारे में बिल्कुल सर, सही पढ़े थे। हाँ बताइए। हाँ बट क्लास रिवीजन अभी सर हम नहीं किए हैं, तो हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन सर नहीं पता है। सुने हैं ना? हाँ सर सुने हैं सर इसके बारे में। देखिए आज ही के दिन से स्टार्ट हो गया हियरिंग इस पे। हाँ हियरिंग चल रहा है, और ये हियरिंग सुना कीजिए, जो UPSC के बच्चे हैं उसको मैं कहना चाहता हूँ, जोक सपाट। और सर इसमें सर चुनाव आयोग को के वकील को कहा गया है कि आप जिस दिन आपका हियरिंग हुआ उस दिन जो हलफनामा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कहा गया था कि जो भी चुनावी बॉन्ड में दिया गया है पार्टी को, वो सारा ब्यौरा हमें दीजिएगा। बाप रे बाप। तो उसके लिए सर इस बार चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जब आप आएंगे तो जितने पार्टी दिए हैं सारे का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में। ये तो मतलब कि दिस इज जस्ट लाइक द ओपनिंग द पेंडोरा बॉक्स। जानते हैं पेंडोरा बॉक्स क्या होता है? क्या होता है पेंडोरा बॉक्स? इसको कहिए संकट के घर, एक संकट से दूसरा संकट पैदा होते जाता है। एकदम मतलब कि आपका ऐसा दुखती नस पे मतलब कि हाथ रख दिया ना कोई, कि संकट ही संकट पैदा होगा। और ये बिल्कुल ही संकट का मुद्दा है, क्योंकि ये YouTube पे जाएगा, वरना बहुत चीज बता देते हैं हम। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, रुको, कोई इधर से रिकॉर्ड मत कर लीजिएगा, हम बंद कर रहे हैं।